वेव ऑप्टिक्स, लास्ट पार्ट ऑप्टिक्स का। ठीक है, देखो इसमें ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। यानी कि इस पूरे वेव ऑप्टिक्स में हम 3 पार्ट्स की बात करेंगे। एक है इंटरफेरेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन और लास्ट क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरफेरेंस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। डिफ्रैक्शन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। और पोलराइजेशन तो है ही। तो ये नाम पहले भी सुना होगा, ये नाम पहले भी सुने होंगे, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस, ये सुने होंगे। +1 में करते हैं, +1 में पढ़ते हैं ये। तो +1 में पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? देखो +1 में हम करते हैं जितना सफिशिएंट होता है +1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें ना इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकल समझेंगे। कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकल समझेंगे इंटरफेरेंस को। ठीक है, वैसे तो इसकी जो 4-5 स्लाइड है वो बेसिक ऑफ वेव ही है, यानी कि जो +1 में हमने की थी वो यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल समझेंगे, किसे? इंटरफेरेंस को। डन, स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ऑफ वेव। देखो ये सबको पता है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एसएचएम करना स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? एसएचएम करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे एक पैटर्न बना लेंगे और उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जैसे एसएचएम करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम इसे ऑन करेंगे, यहाँ पे इन सब के बीच में पार्टिकल्स हैं। जैसे ये सोर्स ऑफ लाइट ऑन करेंगे तो इस केस में ये एसएचएम करना स्टार्ट कर देंगे कंटिन्यूसली। जब तक उसे बंद नहीं करेंगे वो करते रहेंगे एसएचएम। ठीक है, और इसे ही क्या बोलेंगे? इन सबके एसएचएम को ही क्या बोलेंगे? ये एक डिफरेंट पैटर्न बना लेते हैं और इसी पैटर्न को क्या बोलते हैं? वेव। ये सबको पता है। ठीक है, तो इसकी एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन क्या होती है इसकी? वेव की इक्वेशन होती है y = में a sin ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस में फेज डिफरेंस। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, ए एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, मतलब जो ये जब पार्टिकल एसएचएम करेंगे तब जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब जितनी ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होती है? वेव की इक्वेशन होती है, जो हम +1 में कर चुके हैं। ठीक है, अब ये कैसे, मतलब 1+ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, क्रस्ट रफ क्या होता है, हमें पता है क्रस्ट रफ क्या होता है, लेकिन डिटेल में करेंगे। सुनो, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे मतलब बहुत सारे पार्टिकल है ये। ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है मान लो। ठीक है, इससे लाइट आएंगी, ऐसी कुछ शेप है क्या इसमें, मान लो ये है। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट आएगी। जैसे इसे ऑन किया, जैसे लाइट आनी शुरू हुई, तो इस केस में ये जो पार्टिकल है ये ऐसा हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारे मतलब स्टार्टिंग का बता रहा हूँ मैं, वैसे तो ऐसे तुम सारे करेंगे अगर स्लो मोशन में देखे तो। ठीक है, यहाँ पे स्लो मोशन में देखे तो ये ऐसा होगा, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसका जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया? π/2 का हो जाएगा। जो पार्टिकल यहाँ पे था, जो पार्टिकल यहाँ पे था, वो पार्टिकल कहाँ जा चुका है? ऊपर जा चुका है। जो पार्टिकल यहाँ पे था वो पार्टिकल यहाँ पे जा चुका है, यानी जो इसका फेज डिफरेंस है वो कितना है? π/2 का है। ठीक है, अब जहां पे सब जगह क्या है? पार्टिकल्स हैं। अब आगे पार्टिकल्स की बात करेंगे, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं। अब आगे देखो, ये ऊपर गया, नीचे भी आएगा,
ये ऐसे ऐसे ही करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऐसे हम ऊपर नीचे करते हैं। तो ये पार्टिकल ऊपर गया, अब नीचे आएगा, यानी वापस यहीं आएगा, तो वापस ये यहाँ पे यहीं पे आ गया। और जो ये वाला पार्टिकल अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो इस केस में ये ऐसा बन जाएगा कुछ, यानी कि जो ये पार्टिकल था वो आ गया वापस नीचे, ये वाला पार्टिकल आ गया यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल है यहाँ पे, यहाँ ये वाला पार्टिकल है यहाँ पे, मतलब बाकी जो इसके बाद पार्टिकल है वो सारे रेस्ट में है, वो सारे क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अब इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई, और इसका कितना हो जाएगा, पाई/2। इतना क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट, अब ये ऐसे ऐसे करेगा ना, ऐसे से, ठीक है। अब ये पहले यहां गया, फिर वापस यहां, अब नीचे आएगा, ठीक है। इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे आ गया पार्टिकल, नीचे आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि जो ये वाला पार्टिकल है ये नीचे आ गया, यहाँ पे पार्टिकल्स थे ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल। जो ये वाला पार्टिकल था, देखो पहले यहाँ पे था पार्टिकल, सबसे पहले गया यहाँ पे, फेज डिफरेंस आया पाई/2 का, फिर वापस यहाँ पे आया, फेज डिफरेंस आया पाई का, अब नीचे जाएगा तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3π/2। अब इसका कितना हो जाएगा, पाई, क्योंकि ये ऊपर जाके नीचे आ चुका है, जैसे ये ऊपर जाके नीचे आया था तो इसका फेज डिफरेंस कितना हुआ था, पाई हुआ था। अब इसका भी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब जो यहाँ पे पार्टिकल था, जो ये वाला पार्टिकल था, ये ऊपर चला गया तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई/2। और इसके बाद जो पार्टिकल्स है उन सबका कितना है, 0 है, अभी वो रेस्ट में है, ठीक है। ये कैसे एसएचएम करते हैं, कैसे हमें वेव दिखती है, मैं वो बता रहा हूँ। 3/2। अब फाइनल देखो, पहले यहाँ पे था, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, अब यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब एक एसएचएम कर लेगा। अब ये कैसे हो जाएगा, अब ये वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा, आ गया, फिर ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पे था वो वापस आ गया, तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2π। जो ये वाला पार्टिकल था अब ये नीचे आएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 3π/2। और जो ये वाला पार्टिकल था उसका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और यहाँ वाला पार्टिकल का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, π/2, क्योंकि ये रेस्ट में था, रेस्ट में था ना, तो इसका कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इस ये ऊपर जाके नीचे आ गया तो इसका पाई हो जाएगा। देखो ये ऊपर जाके नीचे आया ना, ये यहाँ पे था, पहले रेस्ट में था, फिर ये ऊपर गया π/2, अभी वापस नीचे आ गया तो पाई, और ये ऊपर जाके यहाँ पे फिर नीचे आ गया तो इस केस में इसका कितना हो जाएगा, 3π/2। और इसका इसने अपना पूरा एक एसएचएम, यानी ऊपर गया, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर अपनी सेम पोजीशन पे, तो इसका एक पूरा एसएचएम कंप्लीट हो गया। तो इसका जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो अब जो ये बन गया, जो ये 2π आया है हमारे पास, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है, देखो क्रस्ट, अब इनसे समझो, देखो अब ये ऐसे ना, ये ऐसे 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 चलते रहेंगे और ये हमें लगेगा कि एक वेव बन रही है, वेव ऐसे, तो इसे ही वेव बोलते हैं। वैसे तो एक्चुअल में ये क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं, ऐसे 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 एसएचएम करते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ऐसे वेव बन रही है। अब हम बोल रहे हैं तो भी वो वेव ही बनेगी, ठीक है। पार्टिकल्स है बीच में तभी आवाज सुनाई दे रही है, अगर पार्टिकल नहीं होते तो कोई एसएचएम नहीं होता, एसएचएम नहीं होता तो आवाज भी नहीं सुनती, ठीक है। ओके, तो अब ये बन गया हमारा, अब इसको रफ कर दो, ये समझ में आ गया होगा। सुनो, क्रेस्ट, क्रेस्ट क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ अ पल्स इज कॉल्ड क्रेस्ट। देखो जो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से अब नया पार्टिकल स्टार्ट कर देगा, नया पार्टिकल स्टार्ट कर देगा ना, ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, यानी इसके 2π होगी, एक साइकिल कंप्लीट होगी, इस पूरी को बोलते हैं पल्स, 1 पल्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, पल्स, मतलब इसको पूरी को हम बोल देंगे पल्स। इस जब ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो इसे बोलते हैं पल्स, 1 पल्स भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो इस पल्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसे, क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इसे, ट्रफ बोलते हैं।
इस पल्स का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, ये तो पता ही होगा। ठीक है, वन पल्स वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ के इक्वल होती है। हाँ, जब एक अगर पल्स की अगर कोई डेफिनेशन भी पूछ ले तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि जब एक ट्रफ और क्रस्ट मिल जाएंगे, एक ट्रफ और क्रस्ट मिल जाएंगे तो उसे बोलते हैं वन पल्स। ओके, ये भी ठीक है। वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ होती है लेंथ ऑफ वन पल्स, जो इनकी पूरी लेंथ होगी ना उसे बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे उसे? लैम्डा बोलेंगे, इसे बोलेंगे लैम्डा। इस एक पल्स की लेंथ को या फिर इसे एक क्रस्ट और ट्रफ की लेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा। तो ये तो बेसिक बातें थी जो हमने +1 में भी कर रखी है। ठीक है, और आगे 2-3 स्लाइडों में ये सारी बातें होंगी +1 वाली रिपीट ही होंगी। तो अभी ये जो 3 चीजें बताइए, क्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, समझ में आ गई? वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ वन पल्स। ठीक है, ट्रफ क्या होता है? लोअर पार्ट ऑफ अ पल्स। और क्रस्ट क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ अ क्रस्ट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, वन पल्स किसके इक्वल होती है? वन ट्रफ प्लस वन क्रस्ट के। क्लियर? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी से डिनोट करते हैं, सबको पता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम इंटरवल ऑफ वन साइकिल ऑफ अ पार्टिकल और टाइम इंटरवल इन विच वे प्रोपगेट बाय लैम्डा डिस्टेंस। टाइम पीरियड या तो ये बोल लो कि जो लैम्डा डिस्टेंस करने में, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, या फिर एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। एक साइकिल भी तो तभी कंप्लीट होगी ना जब एक क्रस्ट बनेगा और एक ट्रफ बनेगा, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ को ही पल्स बोलते हैं और उसकी लेंथ को ही क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। तो एक ही बात है कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा उसे भी टाइम पीरियड बोल सकते हैं, या फिर एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे भी टाइम पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, फेज एंगल, फेज एंगल होता है कि वो कितने राउंड कंप्लीट करता है, जो पार्टिकल है वो कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा उसे बोलते हैं फेज एंगल। ये तो इसी से है। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा फाई का मतलब क्या है यहाँ पे? पाथ डिफरेंस, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? फेज डिफरेंस। के का मतलब होता है यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है कि डेल्टा फाई इक्वल टू में के डेल्टा एक्स। के डेल्टा फाई होता है यहाँ पे पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स होता है फेज डिफरेंस, और के होता है एंगुलर वेव नंबर। इसमें भी दो बातें याद करनी है कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, फेज एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, और इन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? ये सारी बेसिक बातें थी। 3 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें है। 2 क्यों? 3 ही है, तो ये सारी याद करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये सिर्फ याद करने वाला चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन, ये एक वेव है। सुपरपोजिशन एक ऐसी वेव होती है जिसमें 2 वेव होती है, यानी मिक्सिंग ऑफ एनी 2 वेव्स। कोई भी 2 वेव्स की मिक्सिंग को बोलते हैं सुपरपोजिशन वेव। 2 वेव लो, मिला दो, उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन वेव। ठीक है, +1 में था। ओके, उसके बाद आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल वेव्स। अभी आइडेंटिकल क्या होता है? देखो, आइडेंटिकल का मतलब है कि जिसका टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड डायरेक्शन सब क्या हो? सेम हो। क्या बोला मैंने? आइडेंटिकल वेव का मतलब क्या है कि एक 2 ऐसी वेव, मिक्सिंग ऑफ 2 वेव्स है ना, तो आइडेंटिकल वेव्स का मतलब है कि 2 ऐसी वेव जिनका टाइम पीरियड, वेवलेंथ एंड डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, यानी कि टी लैम्डा ओमेगा क्या हो? सेम हो, उसे बोलते हैं आइडेंटिकल वेव्स। ओके, तो इसमें 2 चीजें हैं। एक सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ एनी 2 वेव्स, कोई भी 2 वेव्स मिला दो, मतलब सेम होना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी 2 वेव मिला दो, उसे बोलते हैं सुपरपोजिशन। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होती है कि मिक्सिंग ऑफ 2
टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल का मतलब है आइडेंटिकल वेव्स means wave having same time period, same wavelength and same direction, जिसका मतलब क्या है कि टी सेम हो, लैम्डा सेम हो एंड ओमेगा सेम हो। देन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ऐसा ऐसा पहले भी देखा होगा +1 में, हाँ देखा होगा। देखो एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे आ रही है, मतलब दोनों स्टार्ट यहीं से हो रही है, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी दिखेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो उस केस में दो वेव है हमारे पास जो दोनों सेम जगह से ही स्टार्ट हो रही है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये भी यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव है वो कुछ ऐसी दिखेगी, रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी दिखेगी। तो इसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 ही होगा क्योंकि दोनों सेम पोजीशन से ही स्टार्ट हो रही है, तो इस केस में डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, और डेल्टा फाई फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें, मान लो अगर इसका एम्पलीट्यूड है A1, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड है A2 और हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, A1 प्लस में A2 यानी कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस में इसका एम्पलीट्यूड, तो हमें फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, यानी कि इस वेव का क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें, यानी मान लो इसकी I1 है इसकी I2 है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करते हैं I1 प्लस में I2, मतलब I1 का रूट प्लस में I2 रूट पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अगर इंटेंसिटी सेम है, मतलब I1 I2 I के इक्वल है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो 4I के इक्वल होती है, ठीक है। अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी 1 है, इसकी इंटेंसिटी I है, इसकी भी I है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव की होगी वो 4I हो जाएगी, 4 गुना हो जाती है, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4I, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, अगर मान लो ये दोनों यहीं से स्टार्ट कर रही है, दो वेव है दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, तो उस केस में डेल्टा एक्स या डेल्टा फाई दोनों ही 0 होते हैं। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो वो होता है A1 प्लस A2, क्या होता है, A1 प्लस A2, यानी इसका एम्पलीट्यूड प्लस में इसका एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो I1 का रूट प्लस में I2 का रूट पूरे का होल स्क्वायर, और अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आएगी वो होती है 4I, क्या हो जाएगी, वो 4I के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, ये रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी दिखने को मिलती है, रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी दिखने को मिलती है। और ये एक जनरल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है I1 प्लस I2 प्लस में 2 रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई रूट के बाहर, ठीक है। मतलब जो ये कोस डेल्टा फाई ये रूट के अंदर नहीं होता, अगर ऐसे याद करोगे रूट के बाहर तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, मतलब इसी फॉर्मूले से ये आता है, जो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है वो इसी फॉर्मूले से आई है, मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बोल सकते हो। I1 प्लस I2, इससे सबकी इंटेंसिटी निकाल सकते हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, दोनों की निकाल सकते हैं। ये जो आया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये भी इसकी वजह से आया है, ठीक है। क्या होती है जनरल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई रूट के बाहर। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सुनो, देखो कंस्ट्रक्टिव ही इंटरफेरेंस है। देखो एक तो यहाँ पे रखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट,
एक यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से वेव आएगी एक, तो एक यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका, ये पूरा एक इन्होंने साइकिल बना लिया, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों केस में डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। क्योंकि ये देखो एक क्या है, ये क्रस्ट और एक ट्रफ, ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, एक पल्स बनाते हैं। और पल्स की लेंथ को ही क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा बोलते हैं, है ना। तो ये जो इनका पाथ डिफरेंस है यानी कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, अगर ये यहीं से स्टार्ट करती तो फिर जो अभी लास्ट स्लाइड में किया वैसा सेम हो जाता, डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव, डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव दोनों ही जीरो होते हैं। अगर ये जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ रखा होता, तो इस केस में तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा फाइव दोनों ही जीरो होते हैं। लेकिन अब ये एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रख दिया और एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रख दिया, तो इस केस में जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा की इक्वल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका, अगर मान लो कि डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है, तो जो डेल्टा फाइव आएगा यानी कि फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितने का आता है, 2 पाई का होता है। यानी कि जो ये पार्टिकल है इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई होता है ना। एक साइकिल जब ये ट्रैवल कर लेता है, जो ये वाला पार्टिकल होता है इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई होता है। तो जब लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा होती है तो डेल्टा फाइव की वैल्यू 2 पाई होती है। ठीक है, तो इस केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू है लैम्डा, डेल्टा फाइव की वैल्यू है 2 पाई। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर फाइंड करना है तो वो आता है A1 + A2, सेम जो लास्ट स्लाइड में किया था वैसे ही आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड हमेशा क्या होता है, ऐड ही होगा। देखो इसमें तो कुछ ऐड हो ही नहीं सकता, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा सेम। इसमें ये ऐड हो जाएगा, इससे ये मिल जाएगी, क्रस्ट से क्रस्ट मिल जाएगी और ट्रफ से ट्रफ मिल जाएगी, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। जो ये रिजल्टेंट वेव है ये कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रस्ट से ट्रफ कुछ नहीं मिल रहा, जैसी है वैसी आ जाएगी और आगे फिर ये ऐसे रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड की बात करें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मान लो इसका A1 है, इसका A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, A1 + A2 यानी कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस में इसका एम्पलीट्यूड, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो सेम I1 का रूट प्लस I2 का रूट पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां से हमारे पास आ जाएगी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और वही अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है यानी कि I1 I2 अगर I के इक्वल है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो 4I के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ओके। 4I के इक्वल होगी। और ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं, I1 + I2 प्लस में 2 √I1 I2 cos डेल्टा फाइव रूट के बाहर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें ना देखो, ये ना जो डेल्टा फाइव आएगा ये ऐसा आएगा, जो ये डेल्टा फाइव आएगा, सॉरी ये तो डेल्टा एक्स है, डेल्टा फाइव ये ऐसे ही नंबर में आएगा, जैसे 2 पाई आ गया, 4 पाई आ गया, 6 पाई आ गया, ये हमेशा इवन में ही आएगा। ठीक है, और जो ये डेल्टा एक्स है ये y आ गया, 3y आ गया, ऐसे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो अभी पहले किया था वो था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो हम +1 में कर भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखो जो डेल्टा एक्स है यानी कि ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस। जो पाथ डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये एक साइकिल के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, यहां तक के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा होता है। अब इसका हाफ, अगर इसकी बात करें तो ये कितना आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा।
लैम्डा बाय 2 आ जाएगा ना। एक साइकिल का लैम्डा होता है पाथ डिफरेंस, लेकिन अगर उसका हाफ देखें तो वो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। तो लैम्डा बाय 2 तो डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी लैम्डा बाय में 2। अगर लैम्डा बाय 2 है तो इस केस में जो ये वाला पार्टिकल है इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ वाला पार्टिकल था ये ऊपर गया फिर वापस यहीं पे आ गया, अभी तक इसने नीचे नहीं गया है, तो नीचे नहीं गया तो इस केस में इसका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या एक्स हो जाएगा, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस एक्स हो जाता है। जब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा बाय 2 है तो उस केस में डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाती है पाई। ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो ये क्या मिल रही है, क्रस्ट से ट्रफ मिल रही है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आएगी वो ऐसी आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रफ से क्रस्ट मिल रही है तो रिजल्टेंट ऐसी आ जाएगी, मतलब कम हो जाती है। अगर क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है तो वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में ऐड ही होती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में देखो माइनस होती है, एम्पलीट्यूड माइनस होता है। ठीक है, तो इस केस में वो कम हो जाती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट वेव कम हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव में हमेशा ही ऐड होता है एम्पलीट्यूड, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में हमेशा ही सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करें, उस केस में हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू चाहिए, तो उसमें हम करते हैं a1 माइनस a2। कंस्ट्रक्टिव में करते हैं a1 प्लस a2, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में करते हैं a1 माइनस में a2, और ये मॉडुलस ले लेते हैं ताकि आंसर नेगेटिव में ना आए। ठीक है, क्या करते हैं इसमें एम्पलीट्यूड हमेशा ही माइनस करते हैं, और इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए भी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। रूट i1 माइनस रूट i2 पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है, कंस्ट्रक्टिव में प्लस आता है। और यहाँ पे मान लो इन दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। i1 i2 किसके इक्वल है, i के इक्वल है, दोनों की इंटेंसिटी सेम है, तो इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो उसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हमेशा 0 होती है। और ये जो आया है रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया है जो रूट i1 माइनस रूट i2 पूरे का होल स्क्वायर, ये भी इसी जनरल फॉर्मूले से आती है, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos डेल्टा फाई, इसी फॉर्मूले से ही आती है ये भी। डन है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो ये चलता है ना ये ऐसे ही चलेगा, जो ये डेल्टा फाई है ये पाई 3 पाई 5 पाई मतलब ओड नंबर में चलेगा। कंस्ट्रक्टिव में कैसा चलता है, इवन में चलता है, लेकिन यहाँ पे ओड में चलता है। अब बात करते हैं, देखो ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा ना, 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाय 2 है, डेल्टा एक्स क्या है 3 लैम्डा बाय 2 है, तो उस केस में जो डेल्टा फाई आएगा वो आएगा 3 पाई। कितना आएगा, 3 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो, 3 पाई हो जाएगा। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू है 3 लैम्डा बाय 2 तो उस केस में डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई। अब सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रख दिया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे रख दिया, तो इस केस में देखो ये यहाँ तक लैम्डा, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा ना, यहाँ तक 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। 3 लैम्डा बाय 2 है तो इस केस में डेल्टा फाई की वैल्यू 3 पाई हो जाएगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे ही फाइंड करेंगे, a1 माइनस a2 का मॉडुलस। रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, रूट i1 माइनस रूट i2 पूरे का होल स्क्वायर। और अगर इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, मतलब i1 i2 i के इक्वल है, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है 0। क्या आ जाएगी, 0, और ये भी इसी फॉर्मूले से आती है। ठीक है, ये था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में हमेशा ही ऐड होता है एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, दोनों में ही ऐड आता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में हमेशा ही क्या होता है, माइनस होता है। अब इसकी जो रिजल्टेंट वेव है कुछ वो ऐसी बनेगी, ये तो सेम ही आ जाएगी क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये मिलके ये क्रश से ट्रफ मिल रहा है तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी, और यहाँ पे भी ये ट्रफ से क्रश मिल रहा है तो ये भी ऐसी आ जाएगी, ये इसकी रिजल्टेंट वेव होती है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वैसे ये सारी बातें हम +1 में भी कर चुके हैं, फिर भी अगेन बेसिक्स
If amplitude of a wave is a1 and amplitude of another wave is a2 and phase difference between them is delta phi and they interference each other, then amplitude of resultant wave will be. देखो, एक वेव का एम्पलीट्यूड है a1, दूसरी का है a2, और जो फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है डेल्टा फाई का। एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो इस केस में जो वो होगा उसकी वैल्यू होती है a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। जो हमने पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड किए हैं वो इसी फॉर्मूले से फाइंड किए हैं। ठीक है, पुट करके देख लेना, सेम आंसर ही आता है। ठीक है, मतलब ये जनरल फॉर्मूला होगा, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का तो हमने कर ही लिया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का भी है। ठीक है, क्या होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 2 and 3 मेक इंटरफेरेंस, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/3। पाई का मतलब 180 होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, फाइंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, हमें चाहिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फॉर्मूला क्या है, ये लगाओ फॉर्मूला। देखो, जो उसमें होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी में, उसमें ना जो ये cos डेल्टा फाई होता है ना वो रूट से बाहर होता है, cos डेल्टा फाई रूट से बाहर होता है, लेकिन एम्पलीट्यूड में रूट के अंदर ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन आती है, ये गलत मत करना। ठीक है, एम्पलीट्यूड में सारी ही डिजिट्स, सारी ही वैल्यू रूट में ही होती है, उसमें cos डेल्टा फाई रूट से बाहर होती है। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। यहां तक क्लियर? ओके, a1 का स्क्वायर, a1 कितना है हमारा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में a2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 6 cos डेल्टा फाई की वैल्यू, डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है π/3 यानी कि 180/3, तो ये कितना आ जाएगा 60, यानी cos 60 कितना होता है 1/2, तो यहाँ से 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 12, तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस में 4 40 प्लस में 12, तो ये आ जाएगा 52। हाँ 52 सही है, रूट 52। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 52। क्लियर है, वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, मैक्सिमम मिनिमम आगे शायद। ओके, ये क्वेश्चन और सुन लो, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 4 और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है π/2 है। हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। क्या बताना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 cos डेल्टा फाई 180/90, cos 90 कितना होता है, cos 90 तो 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू सारी आ जाएगी 0, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस में 16 यानी आ जाएगा रूट 25, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 5। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है यहाँ तक? डन। ओके, जो ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं, हाँ पता है बहुत ईजी है।
ठीक है। लेकिन जो इसका मेन काम होता है क्वेश्चन करवाने का वो ये होता है कि फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2 बार अप्लाई करोगे, 4 बार बोल लिया, याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद करवाने के लिए होते हैं फॉर्मूले। ओके, आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में रिलेशन होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के स्क्वायर के। क्या रिलेशन होता है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ए के स्क्वायर के। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, सबको पता है। यानी कि अगर मान लो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इंटेंसिटी की 4 होगी। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये, ए के स्क्वायर के। और अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, किसकी बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगी, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें ए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ए रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस में A2। तो यहाँ पे ए की जगह क्या पुट कर देंगे, A1 प्लस A2 पुट कर देंगे। तो यानी कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसमें जो आई है, इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के। क्लियर। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसमें जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि वहां पे रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो वो होती है A1 माइनस A2। तो यहाँ पे इस A की जगह A1 माइनस A2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से I किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ये याद करना है कि इसके क्या होती है, 2 गुना। एम्पलीट्यूड ऑफ 2 waves is 2 and 3. Find ratio of their intensity. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड दे रखा है 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4:3 आ जाएगा, रुको 4:9 आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। कैसे आया 4:9? आंसर तो इसका 4:9 है। सीधा देख लो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लो, इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्योंकि आई क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। ऐसे ही होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के लगा दे, यानी कि I1 मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, के और 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा हमारे पास, के का मतलब है कि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, एक इसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया। ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, इसके से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/9, यानी कि जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:9 आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ गया हमारे पास, 4:9। अब आगे 4 और 2, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स है 4 और 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 2 का कितना होता है, 4। तो ये 16:4 ही आएगा आंसर। I1 आ जाएगा 16, और I2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 16:4 आ जाएगा। तो इजी है ना, दोनों का स्क्वायर ही करना है। जो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं वेव 2 वेव्स के, जो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं उनका क्या करना है, रेशियो ही करना है, इंटेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट से 2 क्वेश्चन और रह गया। फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, सुनो देखो। मैक्सिमम का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इस केस में मैक्सिमम क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो मैक्सिमम हो जाएगी, और इन दोनों को माइनस कर दो मिनिमम हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। तो ये तो आ गई आई मैक्सिमम। आई मिनिमम कैसे करेंगे, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि आई मैक्स में क्या करते हैं, A1 प्लस A2 करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, A1 प्लस A2 करते हैं। A1 प्लस A2 कर दिया, 6 आ गया, और उसका स्क्वायर, उसके सारे स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, तो उसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया आई मैक्स हमारे पास आ गया 36। आई मिन का मतलब है, मिनिमम का मतलब है कि A1 माइनस A2 कर दो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये A1
माइनस में क्या कर देंगे, a2 कर देंगे, मॉडुलस की बात करते हैं तो माइनस साइन नहीं देखते, तो 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ये आ गया, मैक्सिमम भी आ गया, मिनिमम भी आ गया, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी भी आ गई और मिनिमम इंटेंसिटी भी आ गई। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए, यानी आई मैक्स बाय में आई मिनिमम। तो ये कितना आ जाएगा, 36 बाय में 4 यानी कि 1/9 यानी कि 9:1 ठीक है। जो ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो है वो कितना है, 9:1 आया है। क्लियर। एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3 and 1। ओके, वही बताना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है। तो आई मैक्स 3 का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा 9, और रुको ऐड करना है ना, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और मिनिमम यानी a1 माइनस a2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। तो आई मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये आ जाएगा 16:4, या फिर इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, 4:1, 4:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4:1 भी लिख सकते हैं, कट करो तो ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये अभी पढ़ा था फिर से आ गया। देखो वो जो पढ़ा था वो +1 वाला था सारा, ठीक है, वो जितना भी कंटेंट था वो सारा +1 का था जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा कि प्रैक्टिकल कैसे समझ सकते हैं, इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकल समझेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाला तो सारा बेसिक था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं YDSE की। YDSE इसकी फुल फॉर्म होती है यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक ऐसी टेक्निक है YDSE जिससे हम इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। ठीक है, एक यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरफेरेंस को प्रैक्टिकल समझाया। इनसे पहले किसी ने नहीं समझाया था, तभी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया YDSE, यंग्स डबल स्लाइट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने डिटेल में समझाया था, प्रैक्टिकल समझाया था इंटरफेरेंस को। +1 में जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं समझते, हम उसका कोई प्रैक्टिकल तरीके से नहीं समझ में आता, यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, 2 कार्डबोर्ड ले लिए। क्या किया, 2 कार्डबोर्ड ले लिए और उनके बीच का जो गैप है वो है D, कैपिटल D। ठीक है, 2 कार्डबोर्ड ले लिए और इनके बीच का गैप है D। यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां पे इन्होंने एक सोर्स लिया, ये सोर्स था मोनोक्रोमैटिक सोर्स। जो यहाँ पे सोर्स लिया वो कैसा सोर्स था, मोनोक्रोमैटिक सोर्स। अब ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स क्या होता है, देखो मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है, ये एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें से निकलने वाली हर एक वेव की वेवलेंथ सेम होती है। क्या बोला मैंने, मोनोक्रोमैटिक सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें से निकलने वाली हर एक वेव की वेवलेंथ सेम होगी, सबकी लैम्डा ही होगी। ठीक है, एक की लैम्डा तो सबकी लैम्डा ही होगी, चाहे 100 वेव निकल रही है चाहे 200 निकल रही है, कितनी भी निकल रही है, सब वेव की वेवलेंथ सेम होगी। उस सोर्स को बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स। ठीक है, एक ही सोर्स होता है यहाँ पे। ठीक, देखो उन्होंने कार्डबोर्ड लिया, यहाँ पे एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स रख दिया। मोनोक्रोमैटिक सोर्स क्या होता है समझ में आ गया ना, जिसकी वेव, जिसमें से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ सेम होगी। यस, और यहाँ पे ना देखो एक कार्डबोर्ड पे 2 होल बना दिए, 2 होल दिख रहे हैं, 2 होल बना दिए जिन्हें बोला गया स्लाइट। क्या बोला गया, SLIT, ये बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया, स्लाइट, मतलब होल बोल लो ये बोल लो, दोनों ठीक है। वहां पे जो वर्ड यूज किया वो ये किया गया इन दोनों होल के लिए। और जो इन दोनों होल का जो रेडियस है वो लैम्डा के ऑर्डर में होता है। दोनों होल का जो रेडियस है वो किसके ऑर्डर में होता है, लैम्डा के ऑर्डर में होता है, यानी कि
10⁻⁻10 इतना छोटा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लैम्डा के ऑर्डर में होता है, तो इसका रेडियस बहुत स्मॉल होगा। कितना होगा? 10⁻⁻10 लैम्डा के ऑर्डर में होता है इसका रेडियस। ठीक है, ठीक है, इतना ले लिया। तो देखो, एक होता है कोरिएंट सोर्स। कोरिएंट सोर्स ये होता है कि ऐसे दो सोर्सेज, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सोर्स है जिसमें से निकलने वाली हर एक वेव की वेवलेंथ सेम हो। लेकिन कोरिएंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें हम दो सोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि ऐसे दो सोर्सेज जिसमें से निकलने वाली वेव का लैम्डा और के सेम हो। ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? एक ऐसा सोर्स, एक सोर्स की बात करते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स में, एक ऐसा सोर्स जिसमें से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ क्या हो? सेम हो। लेकिन कोरिएंट सोर्स क्या होता है? ऐसे दो सोर्सेज जिसमें से निकलने वाले वेव का लैम्डा और के क्या हो? सेम हो। और एक बात बताऊं, कोरिएंट सोर्स ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। बना सकते हैं क्योंकि इन्होंने बना दिया था, तो बना सकते हैं। ये यही तो प्रूव कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल। इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है ना कि ये और ये सेम हो, है ना, लैम्डा और के सेम हो। डायरेक्शन तो फिर अपने आप हो जाएगी, लैम्डा और के क्या हो? सेम हो। और ऐसे कोई दो सोर्सेज नहीं है कि जिनमें से लैम्डा और के सेम आए। कभी कभी सोचते हैं कि मान लो वो टॉर्च ले ली, सेम कंपनी की, सेम प्राइस, सेम शेप, सेम साइज, कलर भी सेम ले लिया, तो उसमें से जो वेव निकल रही है उसका लैम्डा और के सेम क्यों नहीं है? वो दोनों कोरिएंट सोर्स क्यों नहीं है? जबकि सेम कंपनी है, सेम वो रोशनी कर रही है, तो क्यों नहीं है? तो नहीं होता, वो नहीं एग्जिस्ट करती। साइंटिस्ट लोग बना सकते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे कोई दो सोर्सेज नहीं है जिनमें से निकलने वाली वेव का क्या हो? के और लैम्डा सेम हो। ऐसी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। बना सकते हैं, साइंटिस्ट लोग बना सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये प्रूव किया था। कोरिएंट सोर्स कैसे बनाया? देखो कैसे बनाया। देखो, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो इसमें से जो वेव निकलेगी वो ऐसे ऐसे जाएगी, बहुत सारी निकलती है, ऐसे ऐसे जाएगी। तो ये दो यहाँ पे होल है, तो इसमें से भी जाएगी। मान लो ये ऐसे गई, ऐसे गई, रुको, मान लो इसमें देखो ऐसे ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इस होल में से मान लो एक ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इसमें से भी जाएगी, तो इसमें से भी ऐसे 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 मतलब गई। तो देखो, इसमें से जो वेव आ रही है उन सब की वेवलेंथ क्या है? सेम है। तो इन दोनों में से पास होगी, उनकी भी तो वेवलेंथ सेम होगी। अगर इसमें से जो आ रही है उनकी वेवलेंथ सेम है, हर एक वेव की वेवलेंथ सेम है, तो इन दोनों में से वही पास हो रही है ना जो इसमें से आ रही है। तो इन दोनों में से पास होने वाली जो वेव है उनकी भी तो वेवलेंथ सेम होगी। तो बन गया कोरिएंट सोर्स। मतलब दो ऐसे सोर्स बना दिए जिनमें से ये निकलने वाली वेव उनका लैम्डा और के सेम है। बन गया, ये तो सेम ही है, बना दिया ना। तो ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं कोरिएंट सोर्स। ठीक है, अब ये क्या है ये समझना है। पहले कोरिएंट सोर्स कैसे बन गया ये समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब समझो कोरिएंट सोर्स क्या होता है? जिसका लैम्डा और के सेम हो, दो सोर्सेज और उसमें एक सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, पहले थोड़ा ये रफ कर ले। सुनो, देखो यहाँ पे ये दो बोर्ड है, ठीक है, एक होल ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पे एक और है, सीधे है, ठीक है, जैसी भी है। और इनके बीच का गैप है, मान लो क्या है, वही है कैपिटल डी। ओके, यहाँ पे तो सोर्स रखा ही हुआ है। अब देखो क्या होगा, मान लो इसमें से एक वेव आई, वो यहाँ पे मिल गई, इसमें से भी एक ऐसी वेव आई सेम, वो यहाँ मिल गई। जहां पे ये मिलेंगे
जहां पे ये मिलेंगे, इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलेंगे इसे? सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं, और ये दोनों सेम ही होती है, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम होती है बिल्कुल, मतलब इसमें मेरे से बनी नहीं, बट ये बिल्कुल दोनों सेम होती है। जो यहाँ पे एक पॉइंट में मीट करेगी, और बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल थोड़ा सा ही, मतलब बिल्कुल छोटा सा ही होता है जहाँ पे मीट करती है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पे ही बनेगा सेंट्रल ब्राइट। अब मान लो एक वेव ऐसे गई, इसमें से आई और ऐसे गई, और इस वाली भी ऐसे यहाँ पे मिल गई, इसे बोलेंगे फर्स्ट ब्राइट। क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट ब्राइट। और जो ये इतना डिस्टेंस है, जो ये इतना डिस्टेंस आ गया, जो ये वाला डिस्टेंस आया है, इसे बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलेंगे इसे? लैम्डा। ऐसे ये भाग्य और बढ़ाते जाओ, मान लो ये ऐसे मिली और इससे भी एक निकली, वो भी ऐसे मिली, इसे बोलेंगे सेकंड ब्राइट। और जो ये गैप आएगा अब, इसे भी क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे भी? लैम्डा। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, मान लो इसकी यहाँ मिली और इसकी मान लो यहाँ मिली, तो अब जो ये वाला आया है, इसे भी लैम्डा बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे, ये जैसे ऊपर जाता है वैसे ही नीचे चलना स्टार्ट कर देगा, अब इसे भी फर्स्ट ब्राइट बोलेंगे। ऐसे ऐसे ये ऐसे निकलती जाएगी, मिलती जाएगी, ऐसे फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ऐसे ब्राइट बनते ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये ब्राइट, मतलब यहाँ पे ब्राइट ब्राइट जो ये ब्राइट बन जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएंगे? ब्राइट बन जाएंगे। देखो अब उसमें समझते हैं कैसे। देखो जो यहाँ पे लिख रखा है ना, 1B 2B 3B 4B, ऐसे ये बनते जाएंगे, ये 2D 1D, ये क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा। और ये ऐसे नीचे बनते जाएंगे, 1B 2B 3B 4B, ऐसे नीचे बनते जाएंगे। और जो ये नहीं बताया मैंने शायद, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों होल्स के बीच का जो गैप होता है, उसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक होता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ W से डिनोट करते हैं, ये होता है लैम्डा d/d, मतलब लैम्डा वेवलेंथ होगी, ये वाला d डिवाइड बाय में ये वाला d, लैम्डा कैपिटल D बाय में स्मॉल d। स्मॉल d इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब ये फ्रिंज विड्थ होता क्या है, W होता क्या है? देखो ये होता है टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट के बीच का गैप, टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट के बीच का गैप, यानी कि जो ये दो हैं, ये टू कॉन्जुगेटिव है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो जाएंगे? टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट हो जाएंगे, तो इस पूरे यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? लैम्डा d/d। ठीक है, मतलब अगर मान लो इन दोनों, ये दोनों भी तो कॉन्जुगेटिव ब्राइट है, ये दोनों भी तो कॉन्जुगेटिव ब्राइट है, तो इन दोनों का भी जो आएगा W, वो भी कितना आएगा? ओमेगा d/d आएगा। लेकिन हमें यहां से देखना है, सेंट्रल ब्राइट से देखना है, तो इसका इन दोनों के बीच का लैम्डा d/d और इन दोनों के बीच का लैम्डा d/d, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 2 λ/d। कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा d/d। रुको, क्या बोल दिया? यहां तक का जो है, क्या है? गैप। यहां तक का जो गैप है, ये दोनों कॉन्जुगेटिव ब्राइट है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है? लैम्डा d/d। ये दोनों भी कॉन्जुगेटिव ब्राइट है, तो इन दोनों के बीच का गैप भी कितना हो जाएगा? लैम्डा d/d। तो यहां से सेंट्रल ब्राइट से यहां तक का गैप कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा d/d। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऐसे ही नीचे हमेशा ये टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट के बीच के गैप को बोलते हैं W, यानी फ्रिंज विड्थ। और ये कितनी होती है? ये होती है लैम्डा d/d। सब्जेक्टिव में प्रूव होता है इसका। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये समझो, सुनो, देखो CB, अगर CB सेंट्रल ब्राइट की बात करें, तो यहाँ पे डेल्टा फाई क्या होएगा? 0 होएगा, और डेल्टा एक्स भी क्या होगा? 0 होएगा। क्यों 0 होएगा? क्योंकि ये देखो, ये आने वाली जो है, सुनो देखो, इससे आएगी, एक इससे आएगी, ऐसे, एक ऐसे, सेम। ठीक है, यहाँ पे तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है, सोर्स ऑफ लाइट तो दोनों यही है, तो यहाँ से डेल्टा एक्स
अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डेल्टा फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंट्रल ब्राइट पे अगर पूछ ले तो उस केस में सेंट्रल ब्राइट पे अगर आपसे पूछ रहे हैं कि डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा फाई की वैल्यू बताओ तो दोनों ही 0 होती है। और हाइट फ्रॉम सी भी, यहाँ पे हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पे तो क्या होगी, 0 ही होगी, हाइट 0 ही होगी ना। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब वन ब्राइट के केस में अगर डेल्टा एक्स पूछ रहे हैं, वन ब्राइट के केस में डेल्टा एक्स पूछ रहे हैं, वन ब्राइट यानी कि ये ऐसे बनेगी, सुनो ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये गैप है, ये गैप है लैम्डा का। किसका गैप है, ये लैम्डा का ही आता है। तो वन ब्राइट के केस में हमेशा ही जो पाथ डिफरेंस है वो आएगा लैम्डा का, और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का आता है तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस आता है 2 पाई का, पता है। अब ये हाइट फ्रॉम सीबी पूछ रहा है, हाइट फ्रॉम सीबी, सीबी से कितनी हाइट पे है, लैम्डा डी बाई डी, तो हाइट लिख देंगे। अब 2b का पूछ रहा है, 2b का पूछेगा तो ये देखो ये गैप बढ़ जाएगा, देखो ये गैप बढ़ गया ना, तो ये हो जाएगा 2y, डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले 1b पे पूछ रहा था, 2b पे पूछ रहा है, डबल पूछ रहा है, तो इसका जो गैप है वो भी डबल ही बढ़ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे y था तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। थर्ड ब्राइट के लिए पूछे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, सॉरी 3 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे 2 लैम्डा था, यहाँ पे 3 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो अभी 4 ब्राइट के लिए पूछे तो क्या होगा, पाथ डिफरेंस 4th ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का पाथ डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा। ये 2 लैम्डा है तो ये 4 पाई हो जाएगा, ये 3 लैम्डा है तो ये 6 पाई हो जाएगा। ये इवन में बढ़ते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये हमेशा ही ऑड में बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और 4 पाई 2 लैम्डा, 2 ब्राइट तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं हमेशा ही, सेंट्रल ब्राइट से देखते हैं, सेंट्रल ब्राइट से 2b का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। ऐड करते चलो, ये 3 लैम्डा, अगर 3 का पूछे तो आगे 3 लगा दो, इसमें ही अगर मान लो 2 का पूछ रहे हो तो आगे 2 लगा दो, 3 का पूछ रहे हो तो आगे 3 लगा दो, 4 का पूछ रहे हो तो आगे 4 लगा दो, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में अगर मान लो nth b का पूछ रहा है तो उस केस में n लैम्डा हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, और यहाँ पे n लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो नंबर पूछ रहा है यहाँ पे वही लगा दो, यहाँ पे इस नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे जो नंबर पूछ रखा है, जो ब्राइट पूछ रखा है वो लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? कॉन्जुगेटिव सॉरी कंजर क्या लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कंजर्वेटिव क्लियर है? ओके। अब ये क्या है, W है ये विव की और पता है ना हमें, VIB G विब और 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा रेड की होती है ना वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। तो ये बता रखा है कि वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड की होती है, फिर ऑरेंज की, फिर इसकी वाई की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वोलेट की। इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, कैसे आता है सुनो, देखो यहाँ पे सुनना क्वेश्चन कैसे आता है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कलर दे दिया आपको, क्या कलर्स दिए हैं, एक मान लो है रेड, एक मान लो है ऑरेंज, और एक मान लो ब्लू, ठीक है। बोल दिया कि सेट ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विड्थ, हाँ ठीक है, ऑफ W का मतलब फ्रिंज विड्थ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, तो रेड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ऑरेंज की होती है, और सबसे लास्ट में किसकी होती है, ब्लू की होती है। मतलब वेवलेंथ के ऑर्डर के हिसाब से लगा देना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा, फिर कम पीछे, फिर सबसे कम वो बिल्कुल पीछे, ठीक है। इस टाइप का तो ये तो इजी है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है अभी, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो उसमें हम बात कर रहे थे ब्राइट की, ठीक है। कंजर्वेटिव में क्या बात कर रहे थे, ब्राइट की कर रहे थे। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बात करेंगे डार्क की।
डार्क की बात करेंगे, वहां पे बन रहा था 1 ब्राइट, 2nd ब्राइट, 3rd ब्राइट, 4th ब्राइट, 5th ब्राइट, ऐसे बनते जा रहे थे nth ब्राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, डार्क की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ही डार्क की बात करते हैं, यानी कि जो ये वेव होती है ये एक डार्क बनाती है, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, ऐसे बनाती है, ठीक है। तो इस केस में जो ये बनता है ये CB से ऊपर बनता है, 1B और CB के बीच में होता है 1D, 2D और 1D के बीच में होता है, सॉरी 2B और 1B के बीच में होता है 2D, ऐसे 3B और 2B के बीच में होता है 3D, और ऐसे 4B और 3B के बीच में होता है 4D, ऐसे आगे 5D 6D बनते जाएंगे और ऐसे ही सेम नीचे चलता जाएगा, ठीक है। देखो अब बात आती है कि अगर ये पूछ ले 1D का डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा फाई क्या होगा, हाइट फ्रॉम CB, ये सब क्या होगा, तो देखो इनका जैसे पीछे फॉर्मूला था ऐसे इसका फॉर्मूला है। अगर इस तरीके से नहीं समझ आए तो फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है, 2n-1 लैम्डा बाय 2, हमें 1 के लिए चाहिए, 1 डार्क के लिए चाहिए, तो 1-1 लैम्डा बाय 2, तो 2-1 लैम्डा बाय 2, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू में लैम्डा बाय 2, यानी कि आंसर क्या रहा हमारा फाइनली लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, यानी कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। और ये हमेशा ऐसे होगा 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, ये सारी ऐसे आएगी। जैसे ब्राइट के केस में क्या था, लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, 7 लैम्डा, ये ऐसे चलती है, ओड में चलती है। इस केस में हमेशा ये ऐसे चलती है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2। और इसका भी फॉर्मूला ये है 2n-1 इंटू में पाई। और देखो ब्राइट वाले केस में हमेशा इवन नंबर पे था, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई ऐसे चलता है, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डार्क वाले केस में ये हमेशा ओड नंबर में चलता है, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ऐसे चलता जाएगा। और हाइट, हाइट देखो हाइट कैसे लिखी है, सुनो हाइट देखो 1B, दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट के बीच का गैप कितना होता है, लैम्डा D बाय D, यही होता है। तो इसका हाफ, इसके ठीक बीच में क्या है, डार्क है, यानी इससे इसकी जो हाइट पूछी है, मतलब ये चीज पूछी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी, यानी कि लैम्डा D बाय 2D, यानी इसकी पूरे की है ये वाली, तो इसके इतने की क्या हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, इसका क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया। ऐसे ही यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ तक की हाइट इतनी है, यहाँ तक के लिए सॉरी यहाँ तक की जो हाइट है वो इतनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही यहाँ तक की जो हाइट है वो इतनी है, तो इसके लिए इसका हाफ कर देंगे। ऐसे ही जो इसकी हाइट है वो कितनी है, ये है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। ऐसे हाफ करते जाओ, हाइट फ्रॉम CB भी आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला भी है 2n-1 लैम्डा G बाय 2D। क्लियर है, डिस्ट्रक्टिव क्लियर है। एक बात और सुनो, देखो एक बात और सुन लो, अगर हम D को इंक्रीज कर रहे हैं, D, ये D क्या होता है, दो कार्डबोर्ड के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अगर इस D को मान लो इंक्रीज कर दिया, तो उस केस में पैटर्न जो बनता है हमारा, पैटर्न क्या हो जाता है, पैटर्न एक्सपेंड कर देता है। क्या कर देता है, पैटर्न एक्सपेंड, यानी कि मान लो देखो इसमें भी तो यही है, रुको देखो, मान लो अगर इसका जो ये D है, अगर ये क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब ये वाला यहाँ पे रख दिया, तो इस केस में जो ये ब्राइट बनेंगे दूर दूर बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, यानी कि जो हमारा पैटर्न बन रहा है वो क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। अगर इस D को हम बढ़ा रहे हैं, D से 2D कर रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा पैटर्न है वो एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ये इससे बड़ा बनेगा पैटर्न। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो स्मॉल D को इंक्रीज कर देते हैं, स्मॉल D क्या होता है, दो होल्स के बीच का गैप, अगर उसे इंक्रीज कर दिया तो उस केस में पैटर्न श्रिंक कर जाएगा,
सिकुड़ जाएगा, यानी श्रिंक कर जाएगा, मतलब पास पास आ जाएगा। पास पास कैसे आएगा, इनके बीच का गैप कम कर दो, इनके बीच का गैप कम कर दिया तो ये अब पास पास स्पॉट बनाएंगे, पास पास ब्राइट बनाएंगे, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अगर ये डी बढ़ा रहे हैं तो इस केस में पैटर्न एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन अगर ये वाला डी बढ़ा रहे हैं तो इस केस में ये श्रिंक कर जाएगा। मतलब जो ये सारे जो ब्राइट बन रहे हैं, या फिर डार्क की भी बात करें, डार्क ब्राइट दोनों में वैलिड है, डार्क की बात करें या ब्राइट की बात करें, दोनों में क्या कर जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, श्रिंक। और एक और क्या था, डी डी लैम्डा, लैम्डा लैम्डा को इंक्रीज कर दे तो इस केस में भी पैटर्न क्या कर जाएगा, एक्सपेंड करता है। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो पैटर्न एक्सपेंड करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद करनी है। अगर डी यानी कि दो कार्डबोर्ड के बीच का जो गैप है अगर उसे इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो इस केस में पैटर्न एक्सपेंड कर जाएगा। जो पैटर्न बन रहा है उससे बड़ा पैटर्न बनेगा। क्यों, क्योंकि डार्क और ब्राइट दूर दूर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उन दोनों के बीच का गैप ज्यादा ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी स्मॉल डी इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो दो होल्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया, तो इस केस में श्रिंक कर जाएंगे। मतलब जो डार्क और ब्राइट बन रहे हैं वो पास पास बनेंगे। और इंक्रीज लैम्डा इंक्रीज कर दिया, वेवलेंथ इंक्रीज कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है पैटर्न एक्सपेंड कर जाएगा। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्लियर होगा।